students, today I am going to teach you fourth chapter, that is magnetic effect of current। और फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगर मैं बात करूं, सपोज ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक आपका साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। अब अगर मैं इसके पास कोई आयरन की नील लेके आऊं, आयरन की कील लेके आऊं, तो क्या वो यहां से अट्रैक्ट हो जाएगी? नहीं। जब मैं इसके पास ले जाऊंगा, यानी कि इसके सराउंडिंग में कोई रीजन है जहां पे इसके फोर्स को महसूस किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं, जो भी किसी भी मैग्नेट के अराउंड का रीजन है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और पहला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑब्लिक रीजन, चाहे स्पेस कह लें या फिर कोई रीजन अराउंड अ मैग्नेट where its influence, यानी कि जो इसका इफेक्ट है, जो प्रभाव है, influence can be experienced, उसे महसूस किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के बारे, जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग समझ गए होंगे। ओरेस्टेड एक आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक कोई कंडक्टर लिया, उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल ली। उन्होंने जैसे करंट में जैसे इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करवाया, और जो मैग्नेटिक नीडल थी उन्होंने देखा कि वो डिफ्लेक्ट हो रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। सिमिलरली जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक नीडल जो थी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी। उससे इन्होंने क्या पता लगाया कि अगर मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेट को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, उसी तरह से मैग्नेट को भी एक मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो मैं यहां पे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका कोई कंडक्टर है, पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो यहां पे इन्होंने कोई मैग्नेटिक नीडल ली इस तरह से। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ये आपकी नॉर्थ, साउथ, ये आपकी वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया, सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट किया इसको, और बैटरी से कनेक्ट करवाने के बाद जैसे ही करंट इसमें फ्लो हुआ, क्या देखा कि जो इसका जो मैग्नेटिक नीडल थी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपकी कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये आपकी वेस्ट की तरफ, जो इसका नॉर्थ पोल था वो वेस्ट की तरफ चला गया। इन्होंने क्या किया, फिर से इस बार जो है इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। करंट की डायरेक्शन को कैसे चेंज किया? इस बार इन्होंने इधर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर से करंट फ्लो हुआ। फिर से जो आपकी नीडल थी वो इस तरह से रखी थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इधर नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था। इन्होंने क्या देखा, जैसे करंट फ्लो हुआ तो जो उसका नॉर्थ पोल था वो आपका ईस्ट की तरफ चला गया, और साउथ पोल चला गया आपका वेस्ट की तरफ। इससे क्या पता चलता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने सराउंड में अगर वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहा है। और यही इन्होंने प्रूव किया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने सराउंडिंग में अपनी एक ओन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो ओरेस्टेड, अब इसमें लिखना क्या है, ओरेस्टेड conducted an experiment he taken a current carrying conductor and he placed a magnetic needle near to it. He found, AZ changed the direction of current.
direction of current, he found that current carrying conductor deflects the magnetic needle. और ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट, या फिर एक लाइन और ऐड कर देते हैं, एज वी नो ओनली a magnet या मैग्नेटिक फील्ड, magnet or magnetic field can deflect magnetic needle. This shows क्या शो करता है आपका? This shows current carrying conductor produces magnetic field around it. बायो-सेवर्ट लॉ। अब हुआ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, उसके बाद में बताया था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने क्या किया कि ये तो बता दिया मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसको डिटरमाइन करने का कोई तरीका नहीं बताया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे। इसके बाद में आया बायो-सेवर्ट। इन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी इसे निकालने के लिए एक तरीका बताया। इन्होंने सबसे पहले एक एक्स वाई कोई आपका कंडक्टर लिया, ये कोई एक्स वाई कंडक्टर है और इसका कोई करंट एलिमेंट ले लिया। इन्होंने माना कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका आई है और यहाँ पे कोई डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया और करंट एलिमेंट आपका क्या हो गया, आईडीएल। ठीक है, अब इससे आर डिस्टेंस पे या फिर वेक्टर आर कह सकते हैं, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था। इस पॉइंट पी पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन की। तो इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट, आप लोग इसे बायोट ना पढ़ें, ये बायो-सेवर्ट है। बायो-सेवर्ट क्या था, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी इस पॉइंट पे। अब हमने अगर मान लिया कि जो करंट एलिमेंट है डीएल, यानी कि अगर डीएल आपका एंगल बना रहा है, इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका एंगल थीटा बन रहा है करंट एलिमेंट डीएल के बीच में और किसके बीच में, ये जो डायरेक्शन ऑफ आर है, तो आर और ए के बीच में। तो बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड at any point due to current carrying conductor पहली तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट के, कि जितना करंट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड मैनेज होगी। सेकंड डिस्टेंस के, डिस्टेंस वाला वही मैटर आता है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम हो जाएगी, यानी कि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंगल की बात करें तो एंगल आपका हम लोग लेंगे साइन के टर्म में, यानी कि साइन के टर्म में एंगल जितना बढ़ेगा उतनी ही ये वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं या फिर थ्योरी में लिख सकता हूँ या फिर मैथमेटिकल भी लिख सकता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current. It means dV is directly proportional to I. Second, directly proportional to length. dV is directly proportional हो जाएगा आपका dl के। नेक्स्ट है आपका r, और उससे पहले आपका आता है एंगल की बात। तो एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और नेक्स्ट वन फोर्थ आपका क्या है कि डीवी आपका इनवर्सली हो जाएगा आर के। तो ये आपका हो जाएगा 1/r²।
अब मैं अगर इन फैक्टर्स को कंबाइन करूं तो ऑन कंबाइनिंग क्या हो जाएगा, ऑन कंबाइनिंग जैसा हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में कंबाइन किया था वैसे यहां कंबाइन कर देंगे तो dv आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आइडियल करंट एलिमेंट के और साइन थीटा के और इनवर्सली हो जाएगा आपका r स्क्वायर के। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से हटाते हैं तो dv विल बी इक्वल टू यहां पे कांस्टेंट k आ जाएगा k आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर और k की अगर वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो k आपका क्या होता है, यहां पे k होता है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका एक कांस्टेंट है और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमेबिलिटी, वहां पे थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे है परमेबिलिटी और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर -1 एंपियर -1। और अगर म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट क्या है आपका, म्यू नॉट है आपकी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दो भी आपकी जो दो मैग्नेट्स हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में या फिर मैग्नेट की जो वैल्यू है जहां पे वो रखा है, किस मीडियम में वो रखा है वो डिफाइन करेगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर -1 एंपियर -1। अगर हम dv देखें तो dv इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू आपको यूज करनी है। इस वैल्यू पे बेस्ड आपको 3 डेरिवेशन करने हैं और इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट रीजन में आता है, कई बार 2 मार्क्स में पूछा गया है स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ, यही पूछा जाता है स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ। और आपको फैक्टर कौन कौन से ध्यान रखने हैं, बस एक आपका करंट जो फ्लो कर रहा है और लेंथ, जिस पार्टिकुलर लेंथ के लिए बात कर रहे हैं dl है, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई छोटी लेंथ r और साथ में ये आपका एंगल और साइन ऑफ द एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने कोई एक एक्स वाई कंडक्टर मान लिया, ये आपका एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। मान लिया कि इसमें जो करंट आपका फ्लो कर रहा है वो आई है और यहाँ पे हमने कोई करंट एलिमेंट ले लिया dl। अब इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। हमने मान लिया जो कंडक्टर है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी a, ये इसे थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये आपका P पॉइंट हो गया और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई वो आपकी a हो गई। ठीक है, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q, ये आपका P हो गया। मैंने मान लिया कि जो लेंथ है वो कितनी है, अगर ये छोटा सा एलिमेंट मैंने dl लिया तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी L। ठीक है, अब अगर मैं इन कंडक्टर्स के एंड्स की मिला दूं, अगर इन एंड्स की बात करूं इस पॉइंट से, तो ये वाला जो एंड्स मिल रहा है x वाला, सॉरी y वाला, और ये वाला x वाला। ठीक है, तो इसको पहली बात तो मुझे क्या, ये तो पता ही होगा आपका, देखो थीटा जो है, थीटा की बात करें, थीटा एंगल किसके बीच में होता है, dl के बीच में और r के बीच में। तो यहाँ पे ये आपका करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट dl है और ये dl है, इसके साथ एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा। हमने मान लिया जो है आपका एंगल, ये वाला एंगल है, ये एंगल फाई है। ठीक है, फाई एंगल किसके बीच में, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a उसके बीच में और उस वाली लाइन या डायरेक्शन के बीच में, साथ में जो आपका r वेक्टर है उसके बीच में, ये एंगल फाई हो गया। इस वाले एंगल को मान लिया मैंने फाई 1 और ये आपका हो गया नीचे वाला फाई 2। ठीक है, पूरा डायग्राम आई होप समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले कंडक्टर माना एक्स वाई, कंसीडरेशन में भी यही लिखना है, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर एक्स वाई एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। उसके बाद में एक स्मॉल एलिमेंट dl सपोज करेंगे।
और करंट जो है इसमें आई, बस यही सब कंसीडर करना है। तो क्या लिखेंगे कंसीडरेशन में, कंसीडर अ लॉन्ग कंडक्टर एक्स बाई कैरिंग अ करंट आई। और हमें निकालना क्या है, वी विश टू कैलकुलेट या वी हैव टू कैलकुलेट, वी विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, मैं ही यूज कर लूं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance r from point Q और करंट एलिमेंट dl, और एलिमेंट dl कर देता हूं, करंट एलिमेंट dl, ठीक है। और लेंथ OQ इक्वल टू, OQ आपकी कितनी है, L है, एंगल बिटवीन DL एंड R, P DL और R के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये आपका कंसीडरेशन हो गया, और कुछ कंसीडर और नहीं करना है, बस ये वाला मान सकते हैं कि ये एंगल आपके 5 1 5 2 है, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले हमें क्या पता है, अगर मैं इस पे बायो-सेवर्ट लॉ यूज करूं तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ dv इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। अब यहां से सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ये आपका क्या है, OPQ, इसे इक्वेशन में बना के यहीं पे छोड़ दिया। सबसे पहले इन ट्रायंगल OPQ, इस वाले में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री है, ये तीनों एंगल थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यहां से ये आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये आपका 180 माइनस 90 और माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 180 माइनस ये 90 बचेगा, 90 डिग्री माइनस 5। अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन, और ये 90 माइनस 5 और साइन 90 माइनस 5 क्या होता है आपका, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू निकल आया कॉस थीटा। अब उसके बाद में अगर मैं कॉस फाई निकल आया, अगर मैं कॉस फाई निकालूं यहां से तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, इसी सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो कॉस फाई इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस आपकी r है, अब P PV HH B, यहां से अगर cos थीटा की बात करें तो cos आपका सेकंड होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसमें कौन सा बेस है, ये आपका एंगल है फाई, सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो गई, ये आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये आपकी बेस, तो ये आपका बेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूस की तो वो आपका होगा r, तो यहां से cos फाई कितना निकला है आपका a/r। अगर मुझे जरूरत पड़ी cos फाई की जगह पे रखने की तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा a/r, ठीक है। sin थीटा को कन्वर्ट कर लिया 5 में, और अगर r की बात करूं तो यहां से r अगर निकालना हो मैं तो r विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a/y cos 5, ठीक है। r इज इक्वल टू निकला है, इतना नोट कर ले पहले। नेक्स्ट में क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है हमें यहां से sin थीटा हो गया, r हो गया, बचा आपका dl। अब dl के लिए फिर मुझे यहां पे आना पड़ेगा l। अगर मैं इसमें देखूं तो अगर tan फाई निकालूं यहां से तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में बात करें परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये सामने वाली परपेंडिकुलर है तो ये आपकी l हो जाएगी,
इज इट कवर्ड और नॉट, ठीक है, एल बाई हो जाएगी, एल हो जाएगी। और इसके बाद में बेस की बात करें, बेस आपका कितना है ए, तो ये आपका हो जाएगा एल बाई ए। अब यहां से एल बाई ए निकाला, हमें निकालना क्या है डीएल, तो अगर मैं एल को निकालूं तो ए आपका इसके साथ चला जाएगा, एल विल बी इक्वल टू ए tan फाई। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी आपका डीएल हो जाएगा इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी tan फाई। अगर tan फाई को देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, ए ऐसे रहेगा, tan का हो जाता है sec स्क्वायर फाई। ये फॉर्मूला है आपका 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो tan का होता है sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई हो जाएगा, ये तो tan का हो गया, फाई का क्या हो जाएगा आपका d फाई। तो यहां से dl इक्वल टू निकल आया a sec स्क्वायर फाई, dl sin थीटा और r, इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ sin थीटा, dl एंड r इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपकी क्या आती है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई आपका ऐसे ही रहेगा, dl की बात करें dl आपका हो जाएगा a sec स्क्वायर फाई इनटू d फाई, और sin की जगह पे क्या हो जाएगा, sin इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, sin थीटा इज इक्वल टू cos फाई निकल के आया था। अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो r मेरा क्या निकल के आया था, r हमारा निकल के आया था, r आपका निकल के आया था a y cos फाई, ठीक है, तो a y cos फाई का होल स्क्वायर। अब a और अगर a के अपॉन में cos फाई है, यानी कि क्या लिखा है a into 1 by cos फाई, तो ये cos फाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec, या फिर वैसे भी यहां देख लो r इक्वल टू क्या है a y cos फाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a into 1 by cos फाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा a into sec फाई। तो मैं सीधे इसको लिख सकता हूं r इक्वल टू a into sec फाई। ये आपका क्या हो जाएगा अगला स्टेप, म्यू नॉट बाई 4 पाई i a sec स्क्वायर फाई d फाई cos फाई, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर इनटू, और ये cos ऊपर पहुंचेगा sec हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई टू sec स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, और यहां पे एक ये से एक ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बचेगा क्या आपका dv will be equal to mu naught upon 4 pi, i भी बचेगा आपका, और cos phi d phi ऊपर बचा आपका cos phi d phi, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा आपका ये। अब अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, ये तो आपकी स्मॉल छोटी सी dv निकल के आई, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ dv। ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहां लिखूं तो ये आपका हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा आपका cos फाई इनटू d फाई। d फाई का मतलब है ये और ये मिलके, ये दोनों इंटीग्रेशन के साइन है, ये दोनों मिलके इसको इंटीग्रेट करेंगे। cos फाई का क्या होता है आपका, यहां पे cos फाई का हो जाएगा sin फाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a इनटू, ये आपका हो गया sin फाई, और अगर cos फाई का sin फाई इंटीग्रेशन हो गया, मैं लिमिट की बात करूं, यहां पे लिमिट क्या कहां से कहां तक रहेगी, तो लिमिट आपकी कहां से रहेगी, देखो जो हमारा वायर था, वो कंडक्टर था, वो इस तरह से था, नीचे यहाँ पे phi 1 मैंने ऊपर कर दिया, नहीं phi ऊपर ये phi 1 कर दिया था, ये आपका होगा phi 2, इसे phi 2 कर लेना, इसे नीचे वाले को phi 1, तो जो लिमिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी हो जाएगी माइनस phi 1 टू phi 2, नीचे वाला phi 1, अब आपको पता है सिंबल के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला होता है उसे नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव है और हम लोग नेगेटिव हैं।
तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी फाई टू, यहाँ पे माइनस का फाई वन, यहाँ पे फाई टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और साइन अपर लिमिट यानी साइन फाई टू माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस और माइनस प्लस ये वाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन माइनस फाई वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से ये आपका निकल आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन फाई टू प्लस साइन फाई वन। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन निकल आया यहां से कि b इज इक्वल टू क्या निकल आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। अब अगर मैं कंडीशन की बात करूं, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, हम मान लेंगे बार आपका इंफिनिटी लॉन्ग है यानी बहुत लंबा है, तो फिर ये आपका जो फाई टू है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा और जो फाई वन है वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा केस वन के लिए। तो केस वन मैं यहां लिख देता हूं, केस फर्स्ट when the wire is, वायर या फिर कंडक्टर भी लिख सकते हैं, is infinitely long, infinitely long है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो फाई वन है वो इक्वल हो जाएगा फाई टू के, और दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड V की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A साइन फाई टू, इट मीन साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो आपकी 1 होती है, तो यहां पे क्या करेंगे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 1 प्लस 1, ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए 4 पाई ए इंटू 2, 2 to 2 विल बी कैंसल आउट, ये आपका निकल आया मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, अगर वायर हमारा इंफिनिटी लॉन्ग है। एक आपका केस सेकंड है, एक अनदर केस है, वो केस क्या कहता है, जो आपका वायर है वो इंफिनिटी लॉन्ग है, लेकिन जो आपका पॉइंट पी जो यहां था वो या तो इसके पास है या फिर इसके पास है, मैंने मान लिया कि वो आपका x के पास ना होके p पॉइंट जो है वो यहां कहीं पे है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका जो when wire is long, infinity long, but point P is near to y end, ठीक है, y end के नियर है, this implies that जो आपका phi 1 है वो will be equal to 90 and phi 2 will be equal to 0, ये आपका 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है i बाई a sin 90 हो जाएगा, और दूसरा वाला sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी 0 होती है, और इसकी वैल्यू होती है 1, ये आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरी तरह काट दें आप लोग, तो v इक्वल टू 1 प्लस 0, ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा, तो यहां से निकल आएगा म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a, अगर इस कंडीशन की या इस केस की बात करेगा।